नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा, ये तीन वो छात्र कार्यकर्ता या मैं कहूँगी छात्र नेता हैं जिनको कि एनटीसीए एनआरसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली दंगों की कॉन्स्पिरेसी के आरोप में एंटी टेरर लॉ यूएपीए के तहत दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 13 महीने जेल में गुजारने के बाद अब ये लोग फिलहाल जमानत पर रिहा कर दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी जमानत को बरकरार रखा है, यानी कि इनकी बेल अभी बनी हुई है। तीनों जेल से बाहर आ चुके हैं फिलहाल, लेकिन अभी दर्जन भर से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ FIR 59 जिसमें कहा गया कि बड़े जो साजिश करता थे दिल्ली दंगों के, उनको रखा गया था, वो अभी जेल में मौजूद हैं। किस तरह से इसको देखा जा रहा है? इन तीनों के जेल से बाहर आने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि ये क्रांतिकारी लोग हैं, ये रिवोल्यूशनरीज हैं। और जो पूरी जो राजनीति हमने देखी एनटीसीए एनआरसी आंदोलन के दौरान कि सरकार का विरोध करने पर जेल और इसके अलावा आतंक निरोधी कानूनों में सख्त सजाएं दी गई छात्र नेताओं को, अब इनके तीनों के बाहर आने के बाद किस तरह से इस पूरी राजनीति को हम बदलते हुए देख रहे हैं कि जो लोगों के बुनियादी संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार हैं, खुद हाईकोर्ट ने इस बात को कहा कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है, यानी कि जो हमारे प्रदर्शन करने का अधिकार जो संविधान ने दिया है, वो और टेररिज्म, आतंकवाद, इन दोनों के बीच जो रेखा है उसको धूमिल नहीं करना चाहिए। और काफ़ी सख्त टिप्पणियां की थी दिल्ली हाई कोर्ट ने इन लोगों को जमानत देते हुए। ये तीनों हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों के नाम ऐसा लगता है कि सबको याद हो गए हैं। सबसे पहले नताशा, आप ही बताइए कि किस तरह का अभी फीलिंग क्या हो रही है, कैसा महसूस आप कर रही हैं? एक्चुअली महसूस करने का समय भी नहीं मिल पा रहा है। अभी तक आई थिंक मेरे लिए सब कुछ सरियल है। विश्वास नहीं हो रहा है अभी तक कि सच में मतलब हम लोग जेल से बाहर हैं और बाहर रहेंगे एटलीस्ट कुछ समय तक। तो अगर सब ठीक रहा तो एक बड़ी आशंका ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल गई है देवांगना जी। आज वो हुआ, पर वो भी एक चलेगी अभी प्रोसीडिंग, और क्या उसका भी अंजाम होता है वो भी अभी एक सवाल है। तो मगर कुछ समय के लिए तो हम लोग हैं, तो फिर भी मतलब अभी भी सब कुछ बहुत ही ज्यादा, एक तो जल्दी जल्दी में हुआ, बेल ऑर्डर आया, उसके बाद भी 2 दिन इतना ड्रामा चला, पता नहीं उसके बाद भी हम लोग की रिहाई होगी नहीं होगी। हर दिन यही, हर रात यही अनसर्टेनिटी के साथ गुजरी वो जो 2 दिन थे। और उसके बाद अचानक से पता लगा कि आज हो रही है रिहाई, और मतलब वो सारा चीजें इतनी जल्दी 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 सब कुछ अचानक से हुआ है। और आने के बाद भी मतलब बस, तो अभी तक आई थिंक हम लोग अभी भी उससे सिंक इन कर रहे हैं धीरे धीरे कि हाँ सच में ये हुआ है, हम लोग सच के बाहर हैं जेल से। और वो खुशी में भी एक मतलब मिक्सचर सा रहता है ना, क्योंकि हम बाहर आ गए हैं पर कुछ लोग और बहुत लोग अभी भी अंदर है। और वो लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे जो लोग ऐसे फॉल्सली इनकार्सरेटेड अंदर है वो कैसे बाहर आएंगे, तो वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मिक्स्ड फीलिंग है। देवांगना, आपने कहा कि पहली बार आप देख रही हैं कि सलाखों के बिना चांद कैसा दिखता है। हाँ, क्योंकि हम दोनों को चांद देखना बहुत पसंद था, तो हम लोग रात को इंतजार करते थे बैरिक का, वो समय जब चांद उस बैरिक के विंडो से आता था और फिर चला जाता था, क्योंकि हर टाइम अब नहीं देख, हम दोनों को क्या, हम तीनों को, गुलफिशा, मुझे और नताशा को, तो वही सलाखों के अंदर से देख देख के रातें काटते थे। और फिर अभी बाहर आके वो भी विश्वास नहीं हो रहा है कि अभी जब चांद को भी देखते ना ऐसा लगता है रॉड्स है उसके बीच में। तो और सलाखें आंखों के सामने से अभी तक गई नहीं है। तो आप दोनों एक ही बैरक में थी। आसिफ, आप बताइए, आपको क्या अंदाजा था कि इतना वक्त लग जाएगा? जाहिर है चार्जेस जब इतने गंभीर लगे, यूएपीए के 1 साल के बाद, 1 साल से भी ज़्यादा गुजरने के बाद आप घर वापस आए हैं, सबसे मुलाकात हुई? अम्मी ने, अब्बा ने क्या कहा? दोस्तों से मुलाकात हुई? अम्मी आज दिल्ली आ गई हैं। आज मैं मिला उनसे तो बहुत खुश थी। रो भी रही थी और खुश भी थी। मैं भी खुश था, बहुत दिन से उसको मिस कर रहा था अम्मी को, क्योंकि एवरीडे मैं बचपन से बाहर रहा, लखनऊ में रहा, फिर दिल्ली आके रहा, मैंने फिर जॉब किए, लेकिन सोने से पहले मैं अम्मी से जरूर बात करता था, सिर्फ 2 मिनट ही करूं लेकिन करता जरूर था एवरीडे। तो वो सब छूट गया था, तो वो कहीं ना कहीं जो है मुझे फील हो रहा था। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, मतलब मेरी बड़ी बहन है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसका एंगेजमेंट हुआ, वो मेरे लिए सबसे जो है ये था कि
काश अब मतलब यूएपीए लगा है तो एंगेजमेंट में नहीं जा पाता, तो शादी में जा पाऊंगा या नहीं, शादी करवा पाऊंगा या नहीं करवा पाऊंगा, मैं उसका अकेला भाई हूँ। तो ये मेरे मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैं उसको लेके ज्यादा टेंशन में था। लेकिन जो उम्मीदें मुझसे जो है देश की आवाम ने लगा रखा था, जो इंसाफ पसंद लोगों ने लगा रखा था, जो अधिकारों की जो लड़ाई थी, जो लोगों ने जो मुझसे उम्मीदें लगाए रखी थी, तो ये सारी चीजें मुझे बहुत छोटी दिखती थी, जो मेरे फैमिली है या मेरी बहन है, क्योंकि पूरे पूरे देश को हम लोगों की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम जो है एक देश को बचाने के लिए, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, जो लोगों के अधिकार हैं वो दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसमें थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, इस तरह की मुसीबतें जो है वो झेलना पड़ता है। क्योंकि मैं थोड़ा सा इस्लामिक बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने इस्लामिक लिटरेचर ज्यादा पढ़े हैं, तो उसमें मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ा था कि वो इतने खूबसूरत थे और उनको फिर जो है वो गलत तरीके से फंसा के उनको जेल में रखा गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि फिर मैंने जो है देश को जो आजादी मिला, फ्रीडम फाइटर्स को पढ़ा, उन्होंने जो है कुर्बानियां दी थी जेल में, तो मुझे जेल जो है वो जेल नहीं लग रहा था। तो मैं अपने टाइम को उनके बीच में गुजारा, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं मदरसे में पढ़ा तो वहां भी 2-2.5-3 हजार बच्चे होते थे, फिर जामिया में था तो यहाँ 17,000, फिर मैंने जॉब किया तो एक बीपीओ लाइन में किया जहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा तो वहाँ तो लोगों के बीच में रहने की आदत थी, जो कमी मुझे वहां महसूस नहीं हुआ। लेकिन ये था कि खुली फिजा में, सपोज दैट इस टाइम मैं आपसे सोशल मीडिया पे ये बात कर रहा हूँ फोन पे, तो इस तरह की आजादी नहीं थी। मेरे को कपड़े पहनने का बहुत शौक है, मैं नया नया कपड़ा लेके आता हूँ, कुर्ते लेके आता हूँ, तो वो सारी चीजें नहीं मिल रही थी, जिसको मुझे कहीं भी मतलब ऐसा नहीं हुआ, मिलना चाहिए था, शौक था, वक्त की परेशानी, उसको कहते हैं हमारे यहाँ आजमाइश, जो है वो आजमाइश थी, और हम उस आजमाइश से निकले हैं। और निकले हैं तो लोग जो है हमसे जुड़े हुए थे। मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े अपूर्वानंद साहब का, जो उन्होंने कई बार हम लोगों के लिए लिखा। मैंने योगेंद्र यादव साहब के बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, जो उन्होंने लिखा, जो सिविल सोसाइटी थी, जो पूरी कौम है, मिल्लत है, वो हमारे लिए खड़ी थी। तो हमें ऐसा लग रहा था कि जो है हम अकेले नहीं है, और ये लड़ाई जो है बहुत लंबी है और इतनी जल्दी खत्म नहीं। तो हम हिम्मत के साथ डटे रहे, जेल को जेल नहीं समझा। ठीक है, जल्दी बाहर आ गए, लेकिन जो है उम्मीद नहीं था, लेकिन हो गया। जी आसिफ, मैं यही जानना चाह रही थी आप तीनों से भी कि अब किस तरह से देख रहे हैं। नताशा, आपसे शुरुआत करती हूँ, ये बताइए कि ये पूरा जो मूवमेंट था, 1 साल पहले हम जानते हैं कि मार्च के महीने में चूँकि दंगे हो गए, और उसके बाद फरवरी में दंगे हुए, फिर मार्च में कोरोना वायरस की वजह से ये सब कुछ एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया, या मैं कहूँ कि मुलतवी कर दिया गया इस पूरे जो मूवमेंट था उसको। लेकिन जिस तरह से ये पूरी तस्वीर उभरी और तस्वीर बनी, कभी कभी ये कहा जाता है कि हम सब जो हैं वो सामान्य होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं, और जो हालात हैं वो हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल दे देते हैं, जैसा आप लोगों को भी दिए गए। आप छात्र थे, आपने शायद ये नहीं सोचा होगा कि 130-140 करोड़ लोग, इनमें से बेशतर वो लोग जो कि संविधान और लोकतंत्र की परवाह करते हैं, उसकी रक्षा की बात करते हैं, वो आपकी तरफ देख रहे होंगे नायकों की तरह, हीरोज़ की तरह। अगर आपको ये मौका मिले कि आप वक्त में वापस जाएं पीछे और अपनी ज़िंदगी को सामान्य कर सकें, जैसे अभी आपकी ज़िंदगी बहाल हुई है, तो क्या फिर भी आप सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती, उन्हें ऑर्गेनाइज करती, लोगों को इकट्ठा करती? एक आंदोलन में जिस तरीके का आंदोलन वो रहा, या बाकी भी जो इस तरीके के आंदोलन पहले भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं लोगों के हकों के लिए, जो सरकार के कानून हैं, पॉलिसीज हैं, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती हैं और लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को वायलेट करती हैं, उसमें हिस्सा लेने का मतलब शायद आज के दिन में यही बन गया है कि आपको देशद्रोही कहलाए जाएंगे आप, या फिर आतंकवादी कहलाए जाएंगे, और तमाम तरीके के चार्जेस आप पे लगाए जाएंगे, जेल में डाला जाएगा। तो ये एक तरह से कॉस्ट बन गया है जो बहुत सारे लोगों को अब अदा करना पड़ रहा है ऐसे ऐसे आंदोलन में अपनी आवाज उठाने के लिए। तो वो जो एक बहुत मुश्किल रहा है, मगर मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इस तरीके की अभी भी सोच रखता है कि काश हम लोग ये ना किया होता, या हम, जैसे आपने बोला, एक सामान्य जिंदगी बस जी ली होती और ये सब नहीं फेस करना पड़ता। क्योंकि ये अभी के कॉन्टेक्स्ट में, या पहले भी, मतलब ये एक रियलिटी बन चुकी है हमारे सामने कि कोई भी आपको किसी भी तरीके की सच्चाई के लिए आवाज उठानी है, डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठानी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए आवाज उठानी है, तो ये कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। और बहुत मुश्किल है, मगर ये हमने किया है और साथ मिलके किया है। और कोई भी, आई थिंक, ऐसा मोमेंट नहीं आया जब ये सोचा हो, या अभी भी नहीं है
जब ये सोच अभी भी नहीं सोचते हैं कि काश हम लोग ये ना करते या इस आंदोलन में हिस्सा ना लेते, क्योंकि अपने साथ साथ हमने उस आंदोलन में देखा किस तरीके से हजारों लाखों मुस्लिम औरतें, बच्चे, सब लोग मतलब अपने देश के लिए और अपनी नागरिकता उस देश में बचाने के लिए किस मतलब एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि मैंने देश प्रेम का मतलब उनसे सीखा है। दिन रात जिस तरीके से उन्होंने वहां मतलब डट के ये आंदोलन किया और क्या उनमें जज्बा था, क्या मतलब वो पूरा मंजर था, माहौल था, उसमें हिस्सा लेना मतलब मेरे लिए एक बहुत, मैं अभी भी मानती हूँ बहुत गर्व की बात है कि मैं उनके साथ वहां पर थी और उनसे मैंने इतना कुछ सीखा, इतनी हिम्मत मिली, इतनी ताकत मिली, जिसके कारण भी आई थिंक ये 1 साल हम गुजार पाए हैं। जेल में भी जब हम थे उस टाइम में भी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जेलों में मुसलमान कम्युनिटी के बहुत सारे लोग बंद होते हैं। आप अगर देखोगे जेल में कौन सबसे ज्यादा परसेंटेज में बंद है, उसमें मुसलमान कम्युनिटी के लोग काफी ज्यादा आते हैं। तो जेल में भी हमें बहुत सारी मुसलमान औरतें मिली थी जिन्होंने एक्चुअली इन प्रोटेस्ट में भाग लिया हुआ था। तो कुछ लॉकडाउन का टाइम था, छोटे मोटे क्राइम्स में वो लोग अंदर आए थे, और जेल के वो दिन जब जो बहुत मुश्किल दिन, कभी कैसा नहीं मतलब साहस मिला है, पर जेल के कुछ दिन बहुत मुश्किल भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जेल में रोया नहीं है, आंसू भी आई है जेल में। और वो औरतें आके हमें इतना साहस देती थी कि जो किया वो मतलब सही किया है और हम इसको आगे लेके जाएंगे, तुम लोग मतलब कभी हिम्मत मत हारना, लोगों की दुआएं अभी भी तुम्हारे साथ है। एक दूसरे से ही हमें हिम्मत मिलती है। तो उससे मतलब काफी जेल के अंदर भी बहुत स्ट्रेंथ मिलता था। अगर वो नहीं होता तो शायद आज हम यहाँ। देवांगना, बहुत खूबसूरत बातें आप बता रही हैं कि कैसे जाहिर है लगता है कि जेल एक अंधे कुएं की तरह होता है, बाकी समाज से कट जाते हैं, और शायद सज़ा का मतलब भी ये होता है कि आपका जो एक सामान्य जीवन था, जो आपको आदत थी जीने की, उस सब से, अपने परिवार से, दोस्तों से, सबसे अलग करके आपको एक आइसोलेशन की ज़िंदगी बिताने पे मजबूर किया जाता था कि आपको ये रियलाइज़ हो कि आपको सज़ा दी जा रही है। लेकिन वहाँ पे भी आप लोग नई सॉलिडेरिटीज़ बना के आई हैं। ये बहुत ही एक तरह से एक उम्मीद भी देता है कि जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में कि वर्स्ट, सबसे बदतरीन जो हो सकता है किसी इंसान के साथ, आपने वो देख लिया। लेकिन देवांगना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कई लोग ये सवाल करते हैं कि ये सब कुछ हुआ, नताशा ने कहा कि उन्हें गर्व है, यानी एक लड़की जो कि 12-13 महीने जेल में रह के आई, इस तरह के तमाम बदतरीन हालात देखे, अपने पिता को इस दौरान खो दिया, पूरी ज़िंदगी जो है वो तितर बितर हो गई। अब दोबारा आपको टुकड़े अपने एक तरह से बीनने पड़ेंगे अपनी ज़िंदगी के, उसके बावजूद भी कह रही हैं आपको गर्व हो रहा है। लेकिन देवांगना, कई लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर इससे मिला क्या? लाखों औरतें सड़कों पर आईं, लोगों की ज़िंदगी सामान्य थी असामान्य हो गई, कानून वापस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बदला। तो इस मूवमेंट के क्या मायने हुए सिवाय इसके कि बहुत सारे लोग जेल में चले गए? शायद ये क्योंकि वो होता है ना कि मूवमेंट जब भी होता है, मूवमेंट का अलग अलग लेवल्स रहता है, अलग अलग लहर रहते हैं, और हर मूवमेंट से एक कुछ सीख मिलती है, हर मूवमेंट से लोगों को कुछ एक मौका मिलता है, और वही मूवमेंट से एक स्ट्रेंथ मिलता है, एक संघर्ष साथ में आता है। और उसमें भी, मूवमेंट में भी बहुत रिप्रेशन होता है, और फिर उस रिप्रेशन को जब साथ, क्योंकि हम ये रिप्रेशन इसीलिए भी हम लोग फेस कर पाए क्योंकि वो सपोर्ट जारी रहा था, क्योंकि इतना सपोर्ट मिला था। और उससे भी जब उभर के आते हैं तब वहां से भी, क्योंकि ये सिर्फ सीएए एनआरसी मूवमेंट से ही एक लार्जर क्वेश्चन ऑफ नागरिकता का भी क्वेश्चन निकला है यहाँ से, जो तुम पहले बोल रहे थे ना कि तो मतलब एक कि हाँ वो कानून वापस नहीं हुआ, मगर हम जो एक आंदोलन का जो सार्थकता है वो सिर्फ उससे मुझे नहीं लगता कि नापना चाहिए। हाँ, बहुत रिप्रेशन हुआ, बहुत लोगों पे, बहुत लोग जेल गए, और अभी भी बहुत लोग जेल में हमारा केस हाईलाइटेड है, पर इस सारे में बहुत सारे लोग अभी भी जेल में हैं जिनको उस लेवल का लीगल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिला है। तो आप दोनों जेएनयू से हैं, लेकिन आसिफ जामिया से हैं, और जामिया का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, मैं कहूँगी कि इस पूरे मूवमेंट को ट्रिगर करने में, इसको स्थापित करने में, फिर इसको सस्टेन करने में। शायद जामिया का नाम हमारे इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी। आसिफ, उनमें आपका भी एक नाम होगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस पूरे मूवमेंट में हमने देखा जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि बहुत पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी नहीं रही है। मैं खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आती हूँ और मैं जानती हूँ कि काफ़ी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अलीगढ़ में रहता है। एक माइनॉरिटी आइडेंटिटी का भी जो एक प्रभाव है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में ज़्यादा है, जामिया ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन भी है, उतना ट्रेडिशनल भी नहीं है, क्योंकि एक राजधानी में होने की वजह से एक अलग तरह का मिजाज, एक अलग तरह की प्रकृति है जामिया की। लेकिन आपको एक छात्र के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, और जामिया को किस तरह से बदला, जामिया की जो कम्युनिटी है उसको इस पूरे आंदोलन ने कैसे बदला? बेसिकली मैम ये हुआ कि जब सीए जब हो गया, मतलब सीएबी से जब सीए बना, जब वो एक्ट बन गया, तो सोचना पड़ा। जेएनयू के हमारे बहुत सारे साथी आए, हम लोगों से मिले, तो यहीं से उन्होंने मुझसे कहा कि जो है हम लोग नेशनल लेवल पे जो है मूवमेंट चलाना चाहते हैं और इसका विरोध करना चाहते हैं। लेकिन मैं उस पर एग्री नहीं था और आज भी नहीं था। मैंने कहा कि हम, जामिया जो है वो ओखला में आता है और ओखला में जो है 5 लाख जो है वो आबादी है। तो ओखला में हम इस मोमेंट को, आप जेएनयू से कहा कि आप ज्यादा पॉलिटिकल हैं और आपके पास बहुत ज्यादा जराए हैं, हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास मतलब कि लोग इस हिसाब से हैं कि वो स्टडी पे करते हैं, कभी प्रोटेस्ट वगैरह में आते नहीं है। जेएनयू में बहुत सारे केसेस जो है वो जब कन्हैया और उमर वाला मामला हुआ था उसके बाद से वो ज्यादा हाईलाइट है। तो हमको लगा कि जो है हम नेशनल लेवल पे जो है इसको ना करके हम सिर्फ ओखला को देखें। लेकिन जो जिस काम को हम लोगों ने ओखला में शुरू किया था वो खुद ब खुद नेशनल लेवल का बन गया। तो जो प्रस्ताव था जेएनयू का हम लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं वो जो है सक्सेस हुआ, वो खुद ब खुद जो है वो नेशनल लेवल का बना। लेकिन मोमेंट से जामिया का एनवायरनमेंट अभी जो है बहुत ज्यादा, यानी कि पॉलिटिकल हो गया था। लोग बोलना शुरू किए थे, यानी कि ये हाल था कि हम बहुत गिने चुने लोग होते थे जो प्रोटेस्ट वगैरह कर लेते थे। लेकिन अब जो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी तादाद जो है वो इसमें शरीक होंगे और जो है अपने अधिकारों का, लोगों के अधिकारों की लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जामिया में पिछले 12-13 साल, यानी 14 साल हो गए, आई थिंक 14 साल से जो है जामिया में यूनियन का इलेक्शन नहीं हुआ। हमने उस वक्त से जो है वहां से एक्टिविज्म शुरू किया और फिर जो है नजीब के बहुत सारे इशूज में जो है हमने, और मॉब लिंचिंग पे हम लोगों ने मतलब कि बहुत ज्यादा काम किए। तो वहां से एक्टिविज्म का जो सफर शुरू किया। लेकिन जो पिक हम लोगों को सीए और एनआरसी के दरमियान जो सीखने को मिला कि असल आंदोलन होता क्या है, हमने एक ट्रेंड दिया। आज भी देश में आंदोलन चल रहा है, दिल्ली की बॉर्डर्स पे भी आंदोलन चल रहा है। लेकिन वो जो पैटर्न जो जामिया ने दिया ना, उस पैटर्न पे मुझे बहुत ज्यादा मतलब ये लगता है कि एज फॉर जामिया स्टूडेंट मैं गर्व करता हूँ कि हम लोगों ने जो पैटर्न डिजाइन करके जो मार्केट में पुश किया वो आज भी जो है वो सड़कों पे चल रहा है। तो मुझे उस पर फक्र है कि मैं जामिया का स्टूडेंट था और हम लोगों ने मतलब एक छोटी सी तादाद जो है कहीं ना कहीं जो है हम लोगों की, और हम लोगों ने मतलब कि यानी आप ये कह रहे हैं कि 21वीं सदी के भारत में किस तरह से आंदोलन होंगे, कैसे विरोध प्रदर्शन होंगे, इसका एक मॉडल शाहीन बाग या एनटीसीए एनआरसी प्रोटेस्ट ने तैयार किया। और ये बात सच है कि मैं खुद जब फार्मर्स मूवमेंट कवर कर रही थी उस दौरान मैंने बहुत बार ये बात सुनी कि पूरी तरीके से मॉडल वही था, पैटर्न वही था, और आप ही की लड़ाई को, वही जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं उन्हीं की लड़ाई को किस तरह से आगे बढ़ाया। किसान भी जाहिर है हाशिए का समुदाय है। नताशा, मैं छोटे छोटे सवाल कई आपसे समझना चाहती हूँ कि आपने पहली बात तो जेल में जो वक्त गुजारा उसके तजुर्बे को जाहिर है आप कहीं कभी लिखेंगी, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, आप दोनों या आप तीनों लिखेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं अपनी सरकारों को जो वो विरोध की आवाज़ों को दबाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है आप उसको अगर ध्यान से पढ़िए, और आपने जाहिर है पढ़ा होगा, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो प्रदर्शन की हमारी आज़ादी है, राइट टू प्रोटेस्ट है, और टेररिज्म, इसको अलग करके देखा जाए। कैसे जो इतने ड्रैकोनियन कानून बने हैं जो कि अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको दबाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और राजनीतिक विरोधी छात्र भी हो सकते हैं, जिस तरह से स्टूडेंट्स कम्युनिटी उभर कर आई है इस सरकार के लिए। लेकिन जब इस तरह से क्रैक डाउन होता है उन डिसेंट की, असहमति की आवाज़ों पर, तो क्या जिस तरह से कह रहे हैं अभी आसिफ कि और ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया जामिया, यानी कि जितना क्रैकडाउन हुआ उतना ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाते हैं, इतना ज़्यादा अवेयरनेस आती है अपने अधिकारों के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। आप इसको इसी तरह से देखती हैं क्या? क्योंकि अभी पिछले दिनों में आप देखिए कि मीडिया पे जिस तरह का प्रहार हुआ है और पेंडेमिक के नाम पर लोगों के अधिकारों को जिस तरह से दबाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सरकारें अपने पैर पीछे खींच रही हैं? बिल्कुल, मैं इससे आई थिंक सहमत हूँ कि जितना ज्यादा रिप्रेशन बढ़ता है उसका एक ऑफ कोर्स जो कॉस्ट है उठाना, मतलब वो मुश्किल है। प्रिजन में मतलब ठीक है, हम लोग ने बहुत सारे, हमें प्यार मिला, सॉलिडारिटी मिली, वो वक्त हमने गुजारा है, मगर उसका एक जो अपना एक वायलेंस है वो भी उसको मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो काफी मतलब एक आपके साइकोलॉजिकली, आपके जिंदगी पे एक बहुत बड़ी कॉस्ट उसकी होती है।
जिस पे हम लोग और बात कर सकते हैं, मगर जो ये भी एक सच्चाई है आई थिंक, जो आज मतलब शुरू में जब ये हुआ था तब शायद हमने इतना ये रियलाइज नहीं किया था, क्योंकि और कोई उस समय मूवमेंट, लॉकडाउन का समय लगा लीजिए, या जितना मतलब एक रिप्रेशन जितना ज्यादा बढ़ रहा था और बाकी चीजें लग रहा था कि बहुत बैकफुट पे जा रही हैं, लोगों की हिम्मत टूट रही है, कुछ आवाजें नहीं उठ पा रही हैं। मगर धीरे धीरे जिस तरीके से अलग अलग आंदोलन फिर से शुरू हुए, किसान आंदोलन की जैसे बात हुई, अभी पेंडेमिक के समय पे जिस तरीके से लोग अपने अपने मतलब इवन इतना असर्शन करने पे भी कि किसी की फैमिली को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसमें भी बोला गया कि आप देश की बदनामी कर रहे हैं, आप क्यों इस तरीके की बातें लिख रहे हैं, उस पे भी लोग, इतनी सी बात पे भी लोगों पे केसेस होने लगे हैं। तो आई थिंक उससे एक वो आम जो एक मतलब लोग हैं जो शायद ऐसे संघर्षों का हिस्सा भी नहीं रहे हैं, उनके सामने भी ये मतलब एक एक्सपोज होता है ये पूरा सिस्टम, कि किस तरीके से बस आप थोड़ी सी भी कोई आवाज उठाएं विरोध की तो आपको देशद्रोही, आतंकवादी या मतलब कुछ ना कुछ लेबल दिया जाएगा, कुछ ना कुछ केस आप पे कर दिया जाएगा। तो मतलब मुझे भी खुद बहुत सारे लोग बताते हैं, जैसे फैमिली ग्रुप्स में या जो दोस्त हैं एक्सटेंडेड सर्कल्स में, जिनका कोई लेना देना नहीं रहा कभी कोई पॉलिटिकल चीजों से, वो भी जब उनको पता लगा हमारे अरेस्ट के बारे में, केस के बारे में, या अभी भी, तो उन्होंने समझना शुरू किया क्या है ये कानून, क्या है, कैसे अरेस्ट हुआ है, क्या है, ये सब बातें शुरू हुई, डिस्कशन शुरू हुए। और जैसे जैसे मतलब जैसे आपने बोला कि आसिफ ने बोला कि जिस तरीके से हर आंदोलन में जितना इस तरीके का रिप्रेशन लोग देख रहे हैं अपने ऊपर, तो ये भी समझ में आ रहा है कि ये एक पैटर्न है, ये इस तरीके का एक पैटर्न है जो ये स्टेट की तरफ से हो रहा है। और ये किस तरीके का, इसका पर्पस क्या है, ये भी आई थिंक धीरे धीरे और ज्यादा क्लियर हो रहा है लोगों के, कि इसका पर्पस यही है कि किस तरीके से आवाजों को दबाया जाए, किस तरीके से कोई भी विरोध की आवाज उठ ना पाए, और लोगों को इतना डरा दिया जाए कि मतलब और लोगों की हिम्मत और सॉलिडारिटी को किस तरीके से तोड़ा जाए। नताशा, इसके अलावा दिव्यांगना, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ और थोड़ा संक्षेप में पूछना चाहती हूँ, समय भी थोड़ा कम है, मैं जानती हूँ कि आप लोग भी मसरूफ हैं, आपको भी जाना है। मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप लोगों को चेहरा बनाकर, न सिर्फ कि आप तीन बल्कि वो बहुत सारे लोग जो कि अभी जेल में बंद हैं, आपने खुद जिक्र किया उमर खालिद भी उसमें एक ऐसा नाम है कि जो प्रोटेस्ट का चेहरा बन गए थे, आप लोगों को एक तरह से उदाहरण बनाने की कोशिश की गई, एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की गई कि अगर आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, अगर आप सरकार के बनाए हुए कानून या उनकी बनाई हुई नीतियों का विरोध करेंगे, वो भी इतनी खुलकर सड़कों पर आएंगे, तो आपके लिए जेल इंतजार कर रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब आप लोग तीनों बाहर आए हैं, हालांकि ये है कि अभी भी आप लोग जमानत पर हैं, लेकिन इसके बावजूद जो फ्यूचर है, भविष्य है भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का, उन्हें आप किस तरह से देखती हैं? क्या स्टूडेंट कम्युनिटी इस तमाम जेल से, रिप्रेशन से, इन ज्यादतियों से, आपको नहीं लगता कि उनकी हिम्मत टूटी होगी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब इसमें भाग नहीं लेना चाहेंगे? हाँ, एक हिसाब से ये जो इतने सारे स्टूडेंट्स के ऊपर यूएपीए लगाया गया, इट वाज आल्सो मेंट एज अ अटैक ऑन द स्टूडेंट कम्युनिटी एज वेल। जो स्टूडेंट्स पिछले 4-5 सालों से सड़कों पे अलग अलग मूवमेंट्स के लिए, रोहित वेमुला के लिए, नजीब के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए, फीस के लिए जो बाहर आ रहे थे, उनको भी कि आप लोग इतना सड़कों पे आके बोल रहे हो, उसको आपको एक एग्जाम्पल बनाने के लिए भी ये किया गया था। एंड इसका भी हम एक पैटर्न भी देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि कुछ एक बहुत नया फिनोमिना है, ये बहुत पहले से भी हो रहा है। स्पेशली जब भी कोई मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी आवाज उठाए, जब दलित आवाज उठाते हैं, जब आदिवासी आवाज उठाते हैं, जब औरतें आवाज उठाते हैं, तो ऐसा टाइप ऑफ रिप्रेशन हम लोगों ने अलग अलग गवर्नमेंट्स के अंदर देखा है। वो बहुत झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, वो महाराष्ट्र में होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है। अब ये हुआ है कि वो रिप्रेशन सीधा आके अभी दिल्ली में भी हो रहा है। तो एक हिसाब से ये कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं है, हमें इसको एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल एंड रिप्रेशन एंड स्ट्रगल रीबिल्डिंग एंड कमिंग अप अगेन, उसमें हमें, उस सिलसिले में हमें इसे देखना पड़ेगा। और फ्यूचर, आपको लगता है कि अभी भी आपको नहीं लगता कि हिम्मत टूटी है लोगों की, खासकर अगर एनटीसीए, एनआरसी, क्योंकि सिटीजनशिप को लेके आप दोनों ही कह रही हैं कि एक नई परिभाषा के सिटीजन क्या होता है? क्या एक कॉम्प्रोमाइज सिटीजनरी ही सिटीजनशिप है, या एक सशक्त जो एक नागरिकता है वो नागरिकता कहलाई जाएगी? हमने देखा हजारों लाखों वो औरतें जिनको पता भी नहीं था कि शायद किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में
इलेक्शन में वोट डालने के अलावा उन्होंने शायद कभी किसी सोशल किसी कार्यक्रम में भी हिस्सा नहीं लिया होगा, तो बहुत सारे लोग पॉलिटिकल बने। तो आपको लगता है कि इस सब के बावजूद जेल, पुलिस केसेस, इसके बावजूद भी आपको लगता है कि फ्यूचर ब्राइट है? ब्राइट है नहीं है इतना तो बता नहीं सकती हूँ, और ये भी है कि ऑब्वियसली रिप्रेशन का एक साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मटेरियल लाइक डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स रहता है, पर उसको जब साथ में कलेक्टिवली आप डील करते हो और धीरे धीरे उस ट्रॉमा से उभर के आते हो और धीरे धीरे फिर से नए सॉलिडारिटीज, मूवमेंट, स्ट्रगल्स बना के आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, और वो अभी वो सफर एक हिसाब से जारी है, यही बोल सकते हैं। आसिफ, मुझे बताइए कि अब आपका क्या इरादा है? मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ हूँ कि आप बरी नहीं हुए हैं, जमानत पर रिहा हुए हैं, लेकिन अब किस तरह से ज़िंदगी को बदलते हुए देख रहे हैं आप? जो आपकी जो छात्र समुदाय है, स्टूडेंट कम्युनिटी है, उससे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हम कुछ लोग जेल चले गए, बाकी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आगे भी दोबारा हो सकता है जिंदगी में कभी जेल जाना पड़े, लेकिन जो मोमेंट फिलहाल अभी शुरू हुआ था अगेंस्ट जामिया से, और फिर वो पूरे देश में चला, और उसके बाद अभी उसको वाइंड अप नहीं किया गया, मतलब वो हमने अनाउंसमेंट नहीं किया, कोई भी प्रेस रिलीज नहीं आया कि हमने जो है मोमेंट को वाइंड अप किया है। तो कहीं ना कहीं जो है मोमेंट तो अभी चल रहा है और मोमेंट आगे चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है असम में, ठीक है, अखिल गोगोई साहब ने जो है चुनाव जीता, जेल में रह के हमारे मतलब कि एक्टिविस्ट साथियों में से हैं, तो कहीं ना कहीं अभी हम जीत रहे हैं। मतलब असम पे जो है उन्होंने सीए पे लाकर जो है चुनाव लड़े, बंगाल की जनता ने जो है वो उनको जवाब दे कि आखिर क्या होता है सीए, तो बंगाल से उनको जो है वापस आना पड़ा है, और असम में भी नेक्स्ट टाइम हम और कोशिश करेंगे कि जो है उनको वहां से भी भागना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, अभी हम धीरे धीरे असम में जो है काम चल रहा है, लेकिन पूरे देश में सीए और एनआरसी की जब भी बात होगी तो मोमेंट वाइंड अप नहीं हुआ है, कोई भी प्रेस रिलीज अभी नहीं आया है, हमने उसको खत्म नहीं किया है, तो वो चलता रहेगा। लेकिन अभी जो सबसे अहम मोमेंट अभी जो हम प्लान कर रहे हैं, जो हमें चलाना है, क्योंकि अब कॉन्स्पिरेंसी लग चुका है, प्लानिंग हम कर सकते हैं, तो अब मैं प्लानिंग को जो है पब्लिकली करना चाहता हूँ कि जो है कॉन्स्पिरेंसी जो है कि अब जो प्लान है कि बहरहाल खालिद सैफी, उमर खालिद, सर्जिल इमाम, मिरान हैदर, शिफा और गुलफिसा और इसरात आपी जैसे लोगों को जो है उनकी रिहाई के लिए पहले अभी आंदोलन शुरू करने की प्लानिंग में है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से करना होगा इसके लिए कोशिश करेंगे। नताशा से भी बात करेंगे, आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए होगा, दिवांगना से ये बात होगी तो कुछ ना कुछ करेंगे उनके रिहाई के लिए। फिलहाल खामोशी से जो है नहीं है, ये मतलब खामोश नहीं बैठना है। बिल्कुल आखिरी बात, नताशा देवांगना, क्या सक्रिय राजनीति, एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा है? आई थिंक हम लोग मतलब ये डिस्टिंक्शन शायद इतना हम लोग नहीं करते, क्योंकि जो भी हमारी हिस्सेदारी रही है अलग अलग आंदोलनों में, और अभी वो भी जारी रहेगी, वो भी हमारे लिए एक्टिव पॉलिटिक्स ही है। तो सिर्फ मतलब इलेक्शन लड़ना ही एक्टिव पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं देखते हैं। जब हम पिंजरा तोड़ मूवमेंट करते हैं, जब हम अलग अलग मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी पॉलिटिक्स ही है हमारे लिए। बहुत शानदार बात। तो इसी नोट पे शायद मैं कार्यक्रम भी खत्म करूंगी कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो ही एक्टिव पॉलिटिक्स भी है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं आप तीनों को आपके अच्छे भविष्य के लिए। और उम्मीद हम ये करते हैं कि जिस तरह से ज्यादतियां करने वाली सरकारें आपका उदाहरण बनाना चाहती थी कि देखिए अगर आप ये करेंगे तो आपको ये बना दिया जाएगा, अब लोग ये उम्मीद करेंगे कि वाकई उनके बच्चे भी आपके जैसे रिवोल्यूशनरी बने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।